हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। तो आज से हम लोग जो है क्लास 12वां के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है शुरू करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग का सब्जेक्टिव भी आएगा चैप्टर वाइज। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मेन है चैप्टर में, जैसे यहाँ पर पहला चैप्टर हम लोग का सॉलिड स्टेट है। ठीक है। तो इसका जो मेन है, हम लोग 20 या 25 को चुनाव किए हैं कि इसमें का जो ऑब्जेक्टिव आपका है, जो एग्जाम के दृष्टि से सही है आप लोग का, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो सवाल है आप लोग का, ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ये पहला नंबर में है, ये दूसरा नंबर में है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल जो है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में तो हम लोग क्या पढ़े थे कि बीसीसी इकाई सेल में कितना परसेंट होता है? 32%। यहीं पर सवाल आपको दे देगा कि बीसीसी जो इकाई सेल है, बीसीसी यूनिट सेल में संकुलन क्षमता पूछ देगा। संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता कितना होगा? देखिए, एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन बना पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 32% क्या है? मुक्त खाली जगह है। मतलब बीसीसी जो होगा, जो संरचना वहाँ पर होगा, तो जो रिक्त स्थान होगा वो 32% है। तो पूरा भरा हुआ भाग को हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। जो कितना होगा बीसीसी के लिए? तो आप पूरा 100 में से आप 32 यहाँ पर घटा दीजिए। 100 में से 32 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर 68%। ठीक है। तो अगर संकुलन क्षमता पूछेगा तो कितना हम बोलेंगे? 68%। और मुक्त खाली स्थान पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 32%। और संकुलन क्षमता के बदले में यहाँ पूछ देगा कि संकुलन प्रभाज पूछ देगा। प्रभाज, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के रूप में पूछ देगा। तो इस 68% को आप लोग ऐसे बना दीजिएगा 0.68। ठीक है। तो चलिए, ये पहला जो है सवाल है, आपको हल गई, याद रखिएगा कि बीसी इकाई सेल में ये आपका पहला 32% हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है यहाँ पर, दूसरा सवाल है कि सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में सीएल आयंस की व्यवस्था होती है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि NaCl, ज़्यादातर आपको एग्जाम में NaCl को ही लेकर पूछता है, और सिलेबस में हम लोग का कोर्स में ये भी दिया ही हुआ है। Na और Cl, तो NaCl की जो व्यवस्था होता है FCC व्यवस्था होता है। अगर आपको NaCl में Na का पूछ दे या Cl का पूछ दे, दोनों का जो है FCC व्यवस्था होता है। यहाँ पर एक और सवाल आपको पूछ सकता है कि NaCl में Na प्लस का उपसंयोजन संख्या बताएं, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम लोग देखे थे NaCl का जब संरचना खींचे थे, तो Na जो है 6 Cl से घिरा हुआ था। इसी प्रकार Cl माइनस भी हम लोग देखेंगे, तो Cl माइनस में भी पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितना हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है? FCC होता है। और उपसंयोजन की संख्या यहाँ पर पूछेगा, तो दोनों स्थिति में कितना हम लोग बोलेंगे? 6 बोलेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। चलिए देखिए, तीसरा जो सवाल है यहाँ पर कि सोडियम, तीसरा नहीं, ये वाला तो अभी हो गया है। नहीं, ठीक है। देखिए, सोडियम यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम Na प्लस आयंस का देखिए सहसंयोजन संख्या कितना होता है। देखिए, अभी जो ऊपर में हम बताएं, अभी यहाँ पर पूछ दिया, तो कितना हम बोलेंगे? 6। ठीक है। अभी ऊपर में जिक्र देखिए, यहाँ पर Na प्लस के जगह पर Cl माइनस होगा, तो ऊपर भी आंसर कितना होगा हमारा? 6 ही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। अब देखिए चौथा, ये चौथा है। यहाँ पर जो नंबरिंग है, ये सब जो है नंबरिंग पर ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 जो है ये अपना क्रम में आ रहा है। यहाँ पर है कि NO2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, वही चीज पूछ दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि Na2O में जो Na होता है, ध्यान रखिएगा, NaCl में तो 6 हो गया Na प्लस का, लेकिन इसमें जो है Na2O में पूछेगा आपको, तो ध्यान देना है कि Na2O से मतलब O-2 से यहाँ पर चारों ओर से घिरा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि Na जो प्लस है, जो सोडियम जो है 4O- से घिरा हुआ रहता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या समझते हैं कि एक गोला जितने गोलों से घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि Na को 4OA- ने इस प्रकार से घेर रखा है चारों ओर से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो है Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसको चारों ओर से ये टच करता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे हम लोग संरचना पर विस्तार से जाएंगे तो यहाँ पर बहुत टाइम जो है लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, तो 4 आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर जो 5 है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 5वां जो है, कह कि क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है, ये पूछा है। ऑप्शन है यहाँ पर अंतरकाशीय स्थल, दूसरा ऑप्शन है एफ केंद्र, तीसरा ऑप्शन है शॉर्टकी दोष और चौथा ऑप्शन है फ्रेंकल दोष। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखे थे, एक पढ़े थे धातु आधिक्य दोष, याद कीजिए आप लोग, धातु आधिक्य दोष। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि कुछ जो क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टल के विनायन जो होते हैं अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और अपने जगह पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे क्रिस्टल की संरचना बना रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे प्लस है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये संरचना है। तो क्या है कि धातु अधिक दोष क्या होता है कि अगर कहीं से ऋणात्मक, जैसे यहाँ वाला मान लीजिए ये ऋणात्मक, ये बाहर चला गया तो अपने स्थान पर जो है ये बाहर आ गया, क्रिस्टल से क्या हो गया, ये पूरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल से ये ऋणात्मक बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऋणायन जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ गया। तो इस जो खाली स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसको हम लोग बोलते हैं एफ केंद्र। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र, या इसको रंग केंद्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रंग केंद्र बोला जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर कि धातु अधिक दोष में क्या हम लोग पढ़े थे कि क्रिस्टल के ऋणायन जो है अपना स्थान छोड़कर अपने क्रिस्टल से बाहर चल जाते हैं और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन जो रिक्त स्थान होता है उसको, उस भाग को कहा जाता है एफ केंद्र या फिर रंग केंद्र कहा जाता है। और सवाल हमको पूछा कि क्षारकीय धातु हैलाइडो के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा आपके पास, एफ केंद्र होगा। ध्यान दीजिएगा, जितना ही ऋणायन जो है क्रिस्टल को छोड़कर बाहर जाएगा उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन वहां पर होगा, और जितना ही अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वो क्या होगा, रंगीन होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये चलिए ये 5वां नंबर सवाल था। आपको ये इसमें जवाब ध्यान रखना है कि एफ केंद्र जो है ये रंगीन होने का सामान्य कारण है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर जो 6 है यहाँ पर दिया हुआ है कि वह पदार्थ जिसका 0 केल्विन पर शून्य प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा, याद करने वाला है, ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा, मतलब अति सुचालक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7। देखिए यहाँ पर जो है 7 नंबर है सवाल। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों होते हैं, दोनों दोष होते हैं। तो कौन सा उदाहरण है कि जिसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं। तो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष तो हम लोग बहुत बार जो है देख चुके हैं कि AgBr का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों पाया जाता है, फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा Ag जो Br है इसमें आप लोग को दोनों दोष पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8वां देखिए, यह हुआ कि अणु चुंबकीय यौगिक, ठीक है, में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें अणु चुंबकीय पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर साझा का इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या होगा? तो हम लोग देखे थे कि जो अणु चुंबकीय जो होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो बी नंबर सही है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि अणु चुंबकीय यहाँ पर पूछा है, अणु चुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित होते हैं। जैसे कोई भी खाली स्थान यहाँ पर या डी कक्षा के हमने यहाँ पर ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे, तो ये क्या अयुग्मित है, तो क्या होगा? अणु चुंबकीय होगा। या मान लीजिए ये इसमें से 1 2 को भर दिए, 3 को खाली रहा, तब पर भी इसको हम क्या बोलेंगे? अणु चुंबकीय ही बोलेंगे। मतलब एक भी जो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब अयुग्मित अगर है तो क्या है? अणु चुंबकीय है। और अणु चुंबकीय होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह रंगीन भी होता है। अणु चुंबकीय कैसा होता है? रंगीन होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि प्रतिचुंबकीय भी पूछ सकता है यहाँ पर कि प्रति चुंबकीय। तो प्रति चुंबकीय में आपको ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है युग्मित में होता है, जोड़ा में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी ब्लॉक हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भर दिया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित नहीं है, सब युग्मित है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रति चुंबकीय बोलेंगे, ठीक है। और प्रति चुंबकीय है तो इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि यह क्या होगा? रंगहीन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अणु चुंबकीय यौगिक के लिए क्या हो जाएगा? अयुग्मित। और अगर युग्मित है तो कैसा होगा? प्रति चुंबकीय माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 जो है, देखिए बहुत इजी है यहाँ पर कि उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा इसमें से उदाहरण है कि जो उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। यहाँ पर दिया एंथ्रासाइट कोक दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया है, चारकोल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रेफाइट होगा, ठीक है। ग्रेफाइट में जो होता है विद्युत का अच्छा जो है चालन हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपको पूछ देगा कि ग्रेफाइट जो होता है उसमें विद्युत जो है किस प्रकार से प्रभावित होता है और क्यों होता है। तो उस जवाब देना है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जो है उष्मा के वह सुचालक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर 9 का होगा। आगे देखते हैं 10। देखिए 10वां जो सवाल है, 10वां नंबर सवाल है, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्या अनुपात हम लोग किसको बोलते हैं? कि क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात बोलेंगे। यानी त्रिज्या अनुपात का जो फॉर्मूला आपको आएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, R+/R- हो जाएगा। मतलब कि धनायन और ऋणायन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात बोलते हैं। अगर किसी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात मालूम है तो उससे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम है तो ये भी मालूम कर सकते हैं कि वो कितना और कितना के बीच में त्रिज्या अनुपात उसका होगा। यहाँ पर पूछा है टेट्राहेड्रल के बारे में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है टेट्राहेड्रल का जो ऑप्शन है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर याद रखना है आपको। 0.255 से 0.414। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि त्रिज्या अनुपात हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 0.155 से लेकर 0.255 तक रहेगा तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर माना जाता है 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा 0.155 से 0.255 तक रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। संरचना की बात करेगा तो त्रिकोणीय होगा, त्रिकोणीय या फिर त्रिभुजीय हम लोग बोल सकते हैं संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 0.255 से 0.414 दे दे त्रिज्या अनुपात तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है।
और यह हो जाता है चतुष्फलकीय। क्या हो जाता है? चतुष्फलकीय। और यही चतुष्फलकीय को ही यहाँ पर इंग्लिश में टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? बी नंबर सही माना जाएगा। इसके बाद भी आप देख लीजिए कि अगर 0.414 से लेकर के 0.732 अगर त्रिज्या अनुपात इतना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो जो आकृति जो होगा अष्टफलकीय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को आपको देखकर ये मत समझिएगा कि षष्ठफलकीय होगा, ध्यान रखिएगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसका संरचना कैसा होता है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय, ध्यान रखिएगा, अष्टफलकीय है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं अष्टफलकीय किस प्रकार के संरचना होता है। अब यहाँ से भी आगे आपको एक आता है कि 0.732 से लेकर 1.000 इतना रहता है। तो इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 माना जाता है। ठीक है, और जो संरचना यहाँ पर माना जाता है घनीय, अंतः केंद्रित घनीय हम लोग बोलते हैं उसको। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हम लोग के कोर्स में नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये आगे के कोर्स में है, आगे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। तो अभी हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर 0.155 से लेकर इतना तक हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम 3 मानेंगे और उसका संरचना कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा। अगर इतना इतना के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। और उसको जो संरचना होता है चतुष्फलकीय। 6 है तो कितना होगा? अष्टफलकीय। अगर इतना से इतना के बीच में तो कितना होगा? 8। अघनीय इसकी संरचना होता है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग का? चतुष्फलकीय, चूंकि टेट्राहेड्रल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है कि 0.225 से लेकर 0.414 को लेकर ये आकृति जो है त्रिज्या अनुपात में बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे चलिए 12 नंबर देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैटरी समाप्त हो गया था। यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर है, 12 नंबर सवाल जो है यहाँ पर है, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा और गामा जो है 90 डिग्री है? अल्फा बराबर बीटा बराबर, यहाँ पर गामा भी दे सकता है आपको, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा दे सकता है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये बराबर नहीं है, ए बराबर बी और बराबर नहीं है सी का, मतलब ये अक्षीय लंबाई होता है और ये कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पूछ रहा है यहाँ पर किस यूनिट सेल में मतलब ये आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्यूबिक दिया हुआ है और ट्राई क्लिनिक है और यहाँ पर हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है। तो ध्यान रखिएगा, क्यूबिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो अक्षीय कोण होता है तीनों बराबर होता है क्यूबिक में। इसमें क्या होता है? ए बराबर बी बराबर सी होता है और कोण भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा माना जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो है लेकिन ये नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो इसको देखेंगे ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक अंग्रेजी शब्द है यहाँ पर और इसको हिंदी में हम लोग त्रिनताक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष होता है और इसका जो मतलब होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका जो अक्षीय जो कोण होता है ये तीनों जो है बराबर नहीं होता है और यहाँ पर जो कोण जो होता है ये भी अल्फा बीटा बराबर गामा ये भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी 90 डिग्री का तीनों बराबर नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिनताक्ष बोलते हैं। हेक्सागोनल में क्या होता है कि ए बराबर बी तो होता है, सी बराबर नहीं होता है, ये तो मिल गया। लेकिन इसमें हेक्सागोनल में क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर यहाँ पर 90 डिग्री होता है और इसमें गामा जो होता है 120 डिग्री का होता है, ध्यान रखना है। टेट्रागोनल में क्या होता है कि ये ए बराबर बी बराबर नहीं होता है सी के और यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया देखिए, ए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर गामा ये दे या चाहे ये दो को बराबर दे, तो इसमें से कौन सा सही माना जाएगा? तो ये डी नंबर टेट्रा जो गोनल है सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल सही नहीं माना जाएगा। आप इस दो को देखकर मत सही मार दीजिएगा कि हेक्सागोनल होना चाहिए, क्योंकि उसमें गामा का मान दिया 120, यहाँ पर देना चाहिए था गामा, तब हम लोग मारते हेक्सागोनल, लेकिन नहीं दिया। केवल अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री कहा है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टेट्रागोनल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 13। देखिए 13 जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि आयोडीन है
यह आयनिक ठोस है कि परमाणुविक ठोस है कि आणविक ठोस है कि सहसंयोजक ठोस है, तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सा ठोस है? तो आणविक ठोस है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि सहसंयोजक कोवालेंट ठोस होता है, तो कौन सा होता है? रॉक साल्ट है। रॉक साल्ट हम लोग सेंधा नमक को बोलते हैं, और उसी का साधारण नाम NaCl है, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग। वो आयनिक ठोस है, बर्फ हो नहीं सकता, शुष्क बर्फ हो नहीं सकता। यहाँ पर जो क्वार्टज दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा सहसंयोजक ठोस है। एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्रिस्टलीय के रूप में दे दे तो क्वार्टज केवल नाम दे यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर यहाँ पर आपको क्वार्टज कांच दे दे, कांच लिख दे, ध्यान रखिएगा ये अक्रिस्टलीय में आ जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही माना जाता है? यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्वार्टर जो है सही है, ये सहसंयोजक ठोस के रूप में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। देखिए 15, ठीक है। यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एक पूरे गोले में परमाणु की संख्या यदि n है, ठीक है, एक पूरे गोले में परमाणु की संख्या कितना है? n है। तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितना हो जाएगा? Na होगा। जो गोला होगा जितना परमाणु की संख्या रहेगा उतना ही अष्टफलकीय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर चतुष्फलकीय पूछ दे, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या पूछ दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसी से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में, फलक केंद्रित हम लोग किसको बोलते हैं? फेस, ठीक है, FCC को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है FCC जो है, FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है बताइए? तो FCC में हम लोग देखते हैं कि परमाणु की जो संख्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक चारों 8 जो है कोनों पर होता है, और पूरा इसके सतहों पर भी पाया जाता है, ठीक है, सतह पर भी पाया, 4 गो ये हो गया, और एक पीछे वाला सतह पर और एक आगे वाला सतह पर होता है। तो परमाणु की संख्या कुल जो होता है इसमें 4 माना जाता है। प्रत्येक कोना पर 8 गो है, तो जो एक कोना पर जो होता है परमाणु, वो 1/8 के भाग के बराबर होता है। तो ये 8 कोना पर के एक गोला माना जाता है। और ये जो इसमें 3 गो जो सतह पर रखा हुआ है, 6 गो जो सतह पर गोला, उसको 3 परमाणु माना जाता है, क्योंकि आधा हिस्सा यूनिट में होता है और आधा हिस्सा यूनिट के बाहर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि FCC में जो है परमाणु की जो संख्या होता है 4 होता है। तो बताइए कि यहाँ पर FCC में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछा है, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो कितना है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अब प्रत्येक देखिए वीडियो जो है यहाँ पर 15 वीडियो है, 15 को ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो है देखेंगे, ठीक है।